So let's begin kinetics. Kinetics, we have to discuss rates of reaction. तो बेसिकली टाइम स्टडी करनी है. अगर एक रिएक्शन स्टार्ट किया तो कितनी देर में प्रोडक्ट्स कितना बनेंगे, रिएक्टेंट्स कितना बचेंगे, दैट ऑल वी हैव टू स्टडी. तो स्टार्टिंग में वी डिफाइन रेट्स किसी भी रिएक्शन के लिए. सपोज दिस इज अ जनरल रिएक्शन, so we can define either a average rate or a instantaneous rate. Okay, average rate एक टाइम इंटरवल के लिए होगा, instantaneous rate एक इंस्टेंट पे. तो in morning as we had written, एक बार फिर से लिख देते हैं. तो average rate of consumption of A क्या होगा, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी. सिमिलरली एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी विल बी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी. एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. And average rate of production of D will be plus delta of D by delta T. Correct? ये तो सबके पास नोटेड है ना? हाँ सर. Okay. Similarly, we will define instantaneous rates. Instantaneous rate of consumption of A will be minus dA by dt. Instantaneous rate of consumption of B minus dB by dt. Instantaneous rate of production of C plus dC by dt and production of D plus D of D by dt. Now this instantaneous rate of consumption of A, this is also called as rate of reaction with respect to A. Similarly, this is rate of reaction With respect to B. with respect to B. Rate of reaction With respect to C. with respect to C and with respect to D. चलो इसको नोट कर लो. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? ओके, थैंक यू सर. स्लाइड में थोड़ा बहुत छूट भी जाए तो वरी मत करना. एंड में आई विल गिव यू पीडीएफ. ठीक है, वो पीडीएफ ले सकते हो तुम लोग. हो गया ये नोट? ओके. तो नाउ कमिंग बैक, ये एक जनरल रिएक्शन लिया. इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बोले? ए के रिस्पेक्ट में बोले, बी के रिस्पेक्ट में बोले, कि सी के, कि डी के? तो नेगेटिव जो भी है उसी के respect से. वो एम्बिग्विटी हटाने के लिए
we define rate of reaction as -1 by A dA by dt, which is also equal to -1 by B dB by dt -1 by C dC by dt, or sorry, +1 by C +1 by D d of d by dt. तो ये हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, सर बट रेट ऑफ रिएक्शन में तो आपने दिखाया था ना, मतलब एवरेज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब माइनस डी. जनरली हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट से ही करते हैं. एवरेज पे तभी जाते हैं जब प्रॉब्लम स्पेसिफाई करे. ओके, ओके सर. तो अभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन करना, तो बस क्या चेंज हो जाएगा इसमें, डी की जगह डेल्टा हो जाएगा. बस तुम डी के ही प्रोसेस में चलो, डी के ही कंसेप्ट में. क्लियर है यहां तक? इसमें एक ये जैसे एग्जांपल देखें, रिएक्शन दिया है N2O5 goes to 2NO2 plus half O2. करेक्ट? ये रिएक्शन दिया है और हमको बोला गया है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 is 23 grams per minute. Find rate of consumption of N2O5. तो क्या रिलेशन है इनके रेट्स में? ऐसे लिखेंगे -D N2O5 by dt is equal to 1 by 2 A of NO2 by dt. NO2 by dt. करेक्ट? Yes, sir. yes sir और dNO2 by dt क्या दिया है हमें? 23 23. करेक्ट? 23. तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो -D N2O5 by dt क्या हो गया? 11.5. 11.5. और यही हम लोगों को नहीं करना है. ठीक है, ये रिलेशन किस में लगाया तुमने? Mass. minutes नहीं लगा. आस में नहीं लगा सकते. ये रिलेशन या तो मोल्स में, मोलैरिटी में, मोल्स और मोलैरिटी. प्लीज डोंट अप्लाई दिस रिलेशन इन मास. तो सही तरीका क्या होगा इस प्रॉब्लम को करने का? ये रिलेशन तो सही लिखा तुमने, करेक्ट, कि -D N2O5 by dt is 1 by 2 dNO2 by dt. और dNO2 by dt तुम्हें दिया है 23 ग्राम्स पर मिनट. इसका इक्विवेलेंट मोल में कन्वर्ट करो. तो NO2 का मोलर मास कितना है? 46. तो 23 ग्राम पर मिनट हो गया 0.5 मोल पर मिनट. सही है? हाँ सर. तुम निकालो -D N2O5 by dt. अब ये एक्सप्रेशन लगाओ मोल्स वाले में. तो 0.5 मोल पर मिनट dNO2 by dt का रखोगे तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 0.25.
0.25 मोल पर मिनट। बट आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, आंसर उसी यूनिट में छोड़ोगे जिस यूनिट में तुम्हें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो तुम्हें प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन ग्राम पर मिनट में दी है, तुम्हें आंसर भी ग्राम पर मिनट में देना चाहिए। तो N2O5 का मोलर मास कितना है, कितना होगा? 28 108 ग्राम 108 बाय 4 कितना हो जाएगा? 27। तो 27 ग्राम पर मिनट। ठीक है, समझ में आया? सर आप Yes. इसका रिकैप करवा दोगे प्लीज? भाई रेट डिफाइन की है अभी बस, और रेट कैसे डिफाइन की है हम लोगों ने? किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इस तरीके से रेट्स डिफाइन की है, डीए बाई डी टी, डीबी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी या डी ऑफ डी बाई डी टी। और ये सब किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट्स होती है, और इन सब का आपस में क्या कोरिलेशन है वहां वो ये ग्रीन में लिखा है कि अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट की रेट को उसी के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो पूरे रिएक्शन के लिए सब इक्वल हो जाता है। क्लियर? यस सर, थैंक यू। और वो रिलेशन मोल्स में होता है, मास में नहीं। नाउ One minute. next thing we should discuss is on what factors will the rate of reaction depend। क्या क्या फैक्टर्स होंगे इंपॉर्टेंट जिस पे रेट डिपेंड करेगा? ये हो गया नोट? Yes. किन किन फैक्टर्स पे रेट डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो डेफिनेटली इट विल डिपेंड ऑन concentration amount। तो कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट है, उस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट? सही है? और किसी कोई फैक्टर सब याद आ रहा हो? कैटलिस्ट कैटलिस्ट और टेम्परेचर। टेम्परेचर पहले लिखूंगा मैं, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। सर वॉल्यूम और प्रेशर। Sir, effect of reaction. वॉल्यूम, प्रेशर तो गया ना, कंसंट्रेशन और क्या है? Sir, effect of reaction. क्या Effect of reaction वाला. इफेक्ट ऑफ रिएक्शन मतलब? Rate just पे depend करता है. नहीं, रेट को कौन कौन से लोग कंट्रोल करेंगे ये डिस्कशन हो रहा है। एक 4 पॉइंट थोड़ा लिख सकते हैं डेफिनेटली, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। करेक्ट? तो इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटेंगे हम लोग। पहले पार्ट में देखेंगे कि रेट कंसंट्रेशन से कैसे इफेक्ट होता है, और दूसरे पार्ट में देखेंगे बाकी सब चीजों से रेट कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है? तो कंसंट्रेशन से रेट कैसे इफेक्ट होता है, उसके लिए वी आर गिवन अ लॉ कॉल्ड एज लॉ ऑफ एक्टिव मासेस। ओके? और ये शायद पढ़ा भी होगा, इक्विलिब्रियम में किया था ये। Yes, rate forward equal to rate. हाँ करेंगे, बिल्कुल आए। वो काइनेटिक्स का ही था तो इस चैप्टर में तो करेंगे। तो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन
is directly proportional to product of active masses of reactants raised to some numbers. So this is law of active masses. Okay? Yes, sir. नोट करो उसको. सर इसको कंसंट्रेशन के अंडर डालो. हाँ. और वो नंबर्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो ये जरूरी नहीं है. इक्विलिब्रियम में हम लोग हर समय वो पावर्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कर रहे थे क्योंकि वो अभी बताते क्यों कर रहे थे वो. ये नोट हो गया. एक मिनट 1 minute. 1 second. करो करो करो. Done. Yes, sir. Yes. Yes. So what we are saying here, कोई रिएक्शन है A times A plus B times B going to products. उस रिएक्शन का रेट will be proportional to active mass of A raised to X, B raised to Y. Okay. So as a equality, if I write, rate becomes a constant K times A raised to X, B raised to Y. And K is called as rate constant or Velocity constant. velocity constant. रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया. करेक्ट? Yes, sir. अब ये टेम्परेचर, कैटलिस्ट और सरफेस एरिया ये लोग के की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं. तो के की वैल्यू क्या होगी? वो टेम्परेचर, कैटलिस्ट और सरफेस एरिया डिसाइड करते हैं. और ये तो खुद कंसंट्रेशन हो गई. तो ओवरऑल रेट इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ना. हाँ, sir. आप समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज, if the reaction is elementary, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, then these powers are equal to stoichiometric coefficients. Then x is equal to small a and y will be equal to b. But if the reaction is non-elementary, then x and y
can be any numbers decided by mechanism of reaction. They can be positive, negative, zero, fractional, कुछ भी हो सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग हर समय पावर क्या करते थे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्लियर? Yes. उसका रीजन ये था कि इक्विलिब्रियम स्टडी हमारे सिलेबस में सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस की थी, लेकिन काइनेटिक्स हमारे सिलेबस में एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री दोनों की है, करेक्ट? तो अब हम लोग हमेशा पावर को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं रखेंगे। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शंस होते क्या है? Single step. Single step reaction. Single step reactions. Elementary reactions are single step reactions. या reaction with no reaction intermediate. Okay? Non-elementary reactions are multiple step reactions having reaction intermediate. तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? elementary. Elementary. क्यों? Single या इंटरमीडिएट नहीं बनता, डायरेक्टली प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, सिंगल स्टेप है। भाई तुम्हारे एक लाइन में लिखने से रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं होता है। ये बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है इस पूरे चैप्टर में कि रिएक्शन देख के कभी भी कोई नहीं बता सकता है कि वो एलिमेंट्री है या नॉन एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री का मतलब समझो आप। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाँ सर, गैसेस हैं दोनों। हाँ सर, अगर ये रिएक्शन कराना है तुम्हें ये दोनों गैसेस एक कंटेनर में लेनी पड़ेगी, करेक्ट? यस सर, कंटेनर में गैसेस ली, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और ये रिएक्शन होगा। एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एक ही इंस्टेंट पे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कोलाइड करे, मतलब 4 मॉलिक्यूल एक साथ आके कोलाइड करे जिसमें एक नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन के हैं, और वो रिएक्ट कोलाइड करने के बाद 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बना दें, देन इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। समझे? यस सर। और वो तुम हम लोग गैसियस से ही मालूम है, वो होगा नहीं। गैसियस स्टेट में मोर देन 99.9% ऑफ कोलिजन्स आर बायमॉलिक्यूलर, तो टेट्रामॉलिक्यूलर कोलिजन की तो प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है, करेक्ट? Yes. अब ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, मान लो कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, अब बना N2H2, फिर एक N2H2 का मॉलिक्यूल एक H2 के मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, बना N2H4, फिर N2H4 का एक मॉलिक्यूल एक और H2 के मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, बना N2H6, फिर N2H6 का मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड किया और उस कोलिजन में 2 अमोनिया में ब्रेक हो गया, इट इज अ नॉन एलिमेंट्री। तब भी लिखोगे रिएक्शन ऐसे ही, करेक्ट? Yes, sir. क्या हो सकता है? तुमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स की और कैटलिस्ट ने या सनलाइट ने H2 मॉलिक्यूल को 2 हाइड्रोजन एटम में ब्रेक कर दिया, फिर एक हाइड्रोजन एटम जाके N2 मॉलिक्यूल से कोलाइड किया,
और NH का फ्री रेडिकल बना, वो NH का फ्री रेडिकल एक और H2 के मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, NH2 बना। NH2 का फ्री रेडिकल फिर एक और H2 के मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, NH3 बना। तब भी लिखेंगे ऐसे। अब एक्चुअली क्या हो रहा है वो ये देख के हम कभी नहीं बता पाएंगे। वो हम लोग कैसे बता पाएंगे एक्चुअली क्या हो रहा है? मैकेनिज्म। रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद सडनली उसको बहुत लो टेम्परेचर पे रख देंगे सो दैट ऑल रिएक्शन स्टॉप्स, और फिर कंटेनर खोल के एनालाइज करेंगे वॉल्यूमेट्रिकली या किसी और मेथड से कि कंटेनर के अंदर है क्या क्या। अगर उस समय कंटेनर के अंदर केवल N2H2 और NH3 मिला, इट मींस इट वाज द एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कंटेनर के अंदर N2H2 NH3 N2H2 N2H4 सब मिले, मतलब वो दूसरा वाला मैकेनिज्म हो रहा था। कंटेनर के अंदर फ्री रेडिकल्स मिले, मतलब तीसरा वाला मैकेनिज्म हो रहा था। तो हो कैसे रहा है रिएक्शन? एलिमेंट्री है कि नॉन एलिमेंट्री है? वी कैन ओनली डिसाइड एक्सपेरिमेंटली, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड थ्योरेटिकली। आप रिएक्शन देख के कभी नहीं बता सकते हैं कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नॉन एलिमेंट्री है। तो बाय डिफॉल्ट काइनेटिक्स के प्रॉब्लम में आप रिएक्शन को नॉन एलिमेंट्री मान के चलेंगे। तो कुछ नहीं बताया है तो आप सीधे पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मत लगाइएगा। यू विल अस्यूम इट टू बी अननोन सम x and y। ठीक है? Yes, sir. और इस x को क्या कहते हैं, इसके भी नाम समझ लें जरा। x is called as order of reaction with respect to A, y is order of reaction with respect to B, and x plus y is called as order of reaction. सर ये एक्सपांड भी हो सकता है ना, मतलब ऐसे ABCDE वैसे? अगर जितने रिएक्टेंट होंगे उतने लिखेंगे टर्म्स। हाँ यस। जनरल रिएक्शन में तो 2 ही रिएक्टेंट लिखते हो ना। हाँ सर। हो गया ये पेज? सर आप एक एलिमेंट्री का एग्जांपल दे सकते हो? सर एलिमेंट्री का एक एग्जांपल। आइसोमराइजेशन रिएक्शन कोई भी उठा लो, कर चुके हो ना आप तो ऑर्गेनिक में। हाँ सर। रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया? यस Yes. SN1 SN2 पढ़ के बैठो, फिर पूछ रहे हो एलिमेंट्री का एग्जांपल बताओ, हैं? कर चुके नोट? नहीं सर। So now we come to the first numerical part of the chapter, integrated rate loss. इस सेक्शन में हमें करना क्या है? हमें रिएक्शन के ऑर्डर बताया जाएगा, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन बताया जाएगा, और कुछ टाइम के बाद, 1 घंटे बाद, 1 मिनट बाद, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट बचा और कितना प्रोडक्ट बचा है वो निकालना होगा। दिस इज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स। तो हमें हर ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद रखनी पड़ेगी। तो आई स्टार्ट विथ अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, और रिएक्शन का ऑर्डर होता क्या था? x plus y, दोनों कोएफिशिएंट्स का सम। तो इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 0 and 0. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। -1 1. -1 + 2 -2 + ½ -½ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बट हम लोग x और y के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के लिए
केवल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही लेंगे, करेक्ट। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? 0 नहीं जीरो, करेक्ट। हाँ तो सर ए के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 0 है, बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 0 है। तो रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे? चलो रिएक्शन लेते हैं, ए टाइम्स ए गोज टू प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्शन है, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। टाइम t इक्वल टू 0 पे दिस इज लेट्स से ए नॉट, ए ना लो, स्मॉल ए से कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लिख लेते हैं ए नॉट, ये 0, इसी टाइम t इक्वल टू t पे this will be a naught minus x, this will be x, a naught minus ax, okay, which I can also say concentration of A at time t. तो इसका डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखेंगे? डिफरेंशियल रेट लॉ हम लोग कैसे लिखते हैं? रेट को पहले तो अपनी इस डेफिनेशन से लिखेंगे, तो ये वाली डेफिनेशन थी एक, ये वाली, यहां से एक रेट को लिखेंगे और इसको इक्वेट करेंगे हम लोग लॉ ऑफ एक्टिव मासेस से। तो कैसे लिखेंगे रेट? इसमें रेट ऑफ रिएक्शन -1 बाय ए डी ए बाय डी टी, करेक्ट। यस सर और लॉ ऑफ एक्टिव मासेस से इसको कैसे लिखेंगे? k a रेज टू 0, ऑर्डर 0 है। तो इस तरह जब हम लोग रेट को लिखते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। और इसी इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्लियर। तो a रेज टू 0 कितना होगा? 1। तो यहाँ तो क्या इक्वेशन बन गई? -1 बाय ए डी ए बाय डी टी के, करेक्ट। यस सर तो इंटीग्रेट करते हैं, माइनस डी ए और इधर के इंटू ए, टी की लिमिट 0 से टी हाँ सर और ए की लिमिट जब टाइम 0 है तो ए की कंसंट्रेशन ए नॉट और टाइम टी पे ए टी। तो क्या आ गया इस इंटीग्रेशन से? ए की कंसंट्रेशन क्या मिल गई किसी भी टाइम टी पे? ए नॉट माइनस के टी, करेक्ट। हो गया नोट? नहीं सर करो करो। सर हाँ, सर ये जो इक्वेशन आया है सर इसका नाम क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ है? फॉर 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है सर।
इसी तरह हर ऑर्डर के लिए इस तरह की एक इक्वेशन निकालेंगे। Yes. ओके, और हर ऑर्डर की काइनेटिक्स के एक सेकंड के लिए पीछे वाला साइड दो ना। हर ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए देयर आर सम की फैक्टर्स या की पॉइंट्स डन सर। जो केवल उस काइनेटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहली चीज उसमें हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ के। तो इस इक्वेशन पे डायमेंशनल एनालिसिस करो और बताओ के यूनिट्स क्या होंगे। कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। Concentration. Yes, sir. Yes, sir. तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जनरली मोलैरिटी में लिखने वाले हैं। तो के यूनिट हो गए मोलैरिटी बाय टाइम। तो अगर मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा हूं और उसमें के की वैल्यू दे दी 5 मोलैरिटी पर सेकेंड, तो द मोमेंट आई गिव यू दिस वैल्यू आई हैव टोल्ड यू दैट रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, और किसी ऑर्डर का ये यूनिट के का नहीं हो सकता है। दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, Sir, can you repeat what you just said? I said कि if units of K are of molarity per time, then it definitely means that reaction is zero order. This is a unique characteristic of zero order kinetics. Okay. यस सर। दूसरा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हर काइनेटिक्स का हम लोग करते हैं बाय दिस ग्राफ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो कैसा ग्राफ बनेगा ये? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मतलब और किसी ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए A versus time graph cannot be a straight line. Okay? A straight line, इस straight line का slope होगा माइनस KA और y इंटरसेप्ट होगा A0। तो अगर ये ग्राफ तुम्हें किसी ने दे दिया तो इतनी इंफॉर्मेशन दे दी तुम्हें कि ऑर्डर जीरो है, के की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, A0 की वैल्यू मिल जाएगी। अरे म्यूट। और तीसरा हर काइनेटिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच 50% ऑफ रिएक्शन हैपेंस। So basically when time is equal to T50, ऐसे डिनोट करते हैं हाफ लाइफ को। Then concentration of reactant has to be A0 by 2। सर ये ग्राफ वापस समझा सकते हो? ये ग्राफ तो ये प्लॉट की इक्वेशन, ये चीज y एक्सिस पे प्लॉट करनी है और ये चीज x एक्सिस पे y इज इक्वल टू c माइनस mx की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यस सर। यस सर। तो इसको वापस रख दें अगर उसी इक्वेशन में इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, तो A0 by 2 is equal to A0 माइनस KA T50। तो T50 कितना मिल गया? A0 by 2K। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ, सॉरी हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ is directly proportional to A0। तो स्टार्टिंग में जितना रिएक्टेंट लिया है
उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाफ लाइफ। हो गया नोट? Yes, sir. फुल सिर्फ 0 ऑर्डर होगा, बाकी और कोई ऑर्डर पूरा होगा ही नहीं। 100% रिएक्शन एक्सेप्ट 0 ऑर्डर कोई नहीं होता है। सर तो T100 वो टाइम है ना जहाँ पर पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। इक्विलिब्रियम का तो यहाँ डिस्कशन ही नहीं है। देखो काइनेटिक्स में बैकवर्ड रिएक्शन एक अलग रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक अलग रिएक्शन है। ओके ओके सर बट T100 फिर क्या होगा? T100 इसके लिए 0 ऑर्डर के लिए ये 0 बचा है तो कितना हो जाएगा A0/K। ओके सर। लेकिन T100 अभी हम लोग आगे देखेंगे सिर्फ 0 ऑर्डर के लिए निकलेगा, बाकी सब के लिए T100 इंफिनिटी आ जाएगा। इसलिए T100 की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, T50 की इंपॉर्टेंस है। यस चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होगा। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। All isomerization reactions first order, all nuclear reactions first order. Okay, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इसी तरह की इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो अब x + y की वैल्यू क्या है? 1। तो सॉल्यूशन क्या होंगे? x1 y0, सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ले रहे हैं। तो जिसका 1 है उसी को x कह देते हैं, करेक्ट? तो रिएक्शन कैसे लिखते हैं? A टाइम्स A गोज टू प्रोडक्ट। B को नहीं लिखा रिएक्शन में, B है एक रिएक्टेंट, उसको लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, मतलब B का अमाउंट रिएक्शन के रेट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। So as far as kinetics is concerned, the reactant B has no use या no role. Okay? ओके सर आप ये रिपीट कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ रेट लॉ कैसा था। मान लो रिएक्शन ऐसा था, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गोज टू प्रोडक्ट। तो रेट लॉ कैसा होगा? K A रेज टू 1 B रेज टू 0, करेक्ट? ऐसा रेट लॉ है। तो ऑर्डर क्या हुआ इस रिएक्शन का? 1 हुआ ना? यस सर। अब B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, मतलब B का कंसंट्रेशन क्या रेट को चेंज कर पाएगा? नहीं तो B को हमने लिखा ही नहीं। काइनेटिक्स में कोई यूज नहीं है। क्लियर? सर तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट को फर्स्ट पावर ऑर्डर वाला। काइनेटिक्स में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट कंट्रोल करता है रेट को। ओके, अगर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ले रहे हो, सुनो, हम लोग ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद कर रहे हैं, ये लिखो मत कि एक ही रिएक्टेंट कंट्रोल करता है। मान लो एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3/4 है और एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1/4 है, तब भी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। और उस तरह का प्रॉब्लम आ गया तो हम ऑन द मोमेंट डिराइव करेंगे। 1-0 का रिजल्ट हम याद करके एग्जाम में बैठेंगे, और कोई भी कॉम्बिनेशन आया हमें उसी समय डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है? तो t = 0 पे A0, 0, t = t पे AT, और ये कुछ x। तो कैसे लिखेंगे इसका डिफरेंशियल रेट लॉ? क्या हो जाएगा? -1/A dA/dt।
is equal to Ka. तो इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी ए बाय ए इज ए के डी टी इंटीग्रल 0 to t ए नॉट टू ए टी, क्या आ जाएगा इंटीग्रल ln ए नॉट बाय ए टी is equal to a k t. So this is the integrated rate law of first order kinetics. सर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स सिर्फ थ्योरेटिकल है ना? नहीं नहीं, सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर. इसमें ना सनलाइट लगता है, लाइट रिलेटेड reactions are zero order. तो उसमें रिएक्टेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते रेट को, मतलब रेट कांस्टेंट रहेगी? हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये बिल्कुल लिख सकते हो कि reactants do not affect the rate of reaction, rate remains constant always. तो वो भी 0 केस के लिए ना कि हर क्या? तब वो भी 0 केस के लिए ना 1 - 1 हुआ तो चेंज हो जाएगा 0 केस के लिए, लेकिन रेट रिमेन कांस्टेंट वो हर केस के लिए ट्रू है. कुछ भी पावर हो फाइनली तो वहां पे R इज इक्वल टू K आने वाला है ना. सर A का पावर 1 B का पावर -1 हुआ तो फिर तो नहीं आएगा. तो फिर और A और B अगर इक्वल हुए तो कंबाइन होंगे ना, कैंसिल होंगे. हाँ, स्टोइचियोमेट्रिकली अगर इक्वल हुए वो. Sir, can you repeat the examples of first order reaction? Nuclear reactions and isomerization reaction. Just give me 1 minute. सर रेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बोला ना जीरो ऑर्डर के लिए आपने? When A and B are in stoichiometry. ठीक है, ये नोट हुआ. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे? यूनिट क्या होंगे के? इसमें के यूनिट 1/10. कॉन्सेंट्रेशन की टर्म तो कैंसिल हो गई, करेक्ट? Yes. हाँ सर. ग्राफ इसमें LNA versus time graph is a straight line with slope of -k and y-intercept of ln A naught. Okay. और हाफ लाइफ ln A naught upon A naught by 2 is Ka T50. तो T50 आ गया ln 2 by Ka. Very important. First order reactions की half life is independent of initial concentration. Okay.
तो 1 मोल से शुरू हुआ, मान लो 1 मोल से आधा मोल बन होने में रिएक्टेंट को 1 घंटा लगा, तो हाफ मोल से 1/4 मोल बनने में आधा घंटा। आधा नहीं 1 घंटा। सेम टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, करेक्ट। यस सर। फिर 1/4 से 1/8 होने में फिर 1 घंटा। तो पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाएगा इस रिएक्शन को? इनफाइनाइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट नहीं है ये, हम लोग रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चला रहे हैं, तब भी रिएक्शन पूरा नहीं हो सकता है। ओके, नोट हो गया फर्स्ट ऑर्डर? सर आप ये एक बार रिपीट कर सकते 2 मिनट। अरे भाई ये इक्वेशन देखो, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स की एक इक्वेशन निकाली ना, A0/AT इज KAT। हैं? यस सर। तो अगर 100% कंप्लीट करना है तो AT कितना रखोगे? 80 सर A0। 100% कंप्लीट करने के बाद बचा AT क्या है, कितना रिएक्टेंट बचा है टाइम t पे, कितना? हाँ सर फिर 0। 0। तो अंदर ln के अंदर क्या टर्म हो गए? इंफिनिटी। कितना टाइम लगेगा? हाँ सर बहुत टाइम, नॉट पॉसिबल। सर कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T का ग्राफ कैसे होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T का ग्राफ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। सर कंसंट्रेशन ऑफ B वर्सेस T का भी सेम है T प्रोडक्ट का, सर? अगर B वर्सेस B वर्सेस T का शेप सेम रहेगी, थोड़े स्लोप में फर्क आएगा डिपेंडिंग ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से यानी शेप सेम रहेगी। हो गया नोट? नहीं सर, एक नहीं सर। सर आपने वो क्या लिखा है, ln A0/AT इज इक्वल टू, उसके बाद KAT यार, ये तो यही क्वेश्चन लिखी है ये वाली। ओके सर। हो गया नोट? यस सर। यस सर। चलो अब आ जाओ बुकलेट पे थोड़ा सा। फर्स्ट ऑर्डर तक हो गया है, बुकलेट निकालो। है बुकलेट ना सबके पास? निकालना पड़ेगा। एक मिनट लेकर आ रहा हूं। हाँ, लेके आओ। FBS ओपन करो। सब लोग लिख रहे हो ना? हाँ सर। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो करो। करो सब लोग।
कितने हो गए? 15 कोई डाउट है अभी तक? हाँ सर 8 में सर 11 8 ठीक है। सर 4 सर 11 का पार्ट बी। 14 एक मिनट, हम पहले 8th कर रहे हैं, रुक जाओ। तो 8th में रेट लॉ कैसे दिया है? यही वाला है ना? हाँ सर यही वाला। हाँ तो देखो, इस केस में ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। ओके, ऑर्डर तभी डिफाइन होता है जब एक्टिव मासेस एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हो। अगर रेट लॉ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की टर्म आ गई तो ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। वी से ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो इस केस में अगर ऐसा कोई रेट लॉ देके ऑर्डर पूछेगा तो वी विल से ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब ऑर्डर बताओ इफ कंडीशंस दी है। क्या कंडीशन दी है? पहली, वेरी वेरी C is very very सी वेरी वेरी हाई। वेरी वेरी हाई। तो सी अगर बहुत हाई होगा तो K2C की जो टर्म है वो 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ सर हाँ सर तो 1 प्लस K2C को आई कैन अल्टीमेटली K2C K2C, यस सर करेक्ट? हाँ सर तो तब रेट लॉ हो जाएगा K1C बाय K2C, दैट इज K1 बाय K2 इंटू C रेज टू 0, करेक्ट? यस तो तब ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट में दिया है C बहुत छोटा है तो K2C विल बी मच लेस देन 1। यस 9 1 plus K2C I can approximate 1 to 1, then rate law will become K1C by 1 और K1 into C raised to 1। समझे? हाँ सर तो और अगर कोई नॉट डिफाइंड का फिर से बता सकते हो क्या बोलते? बेटा जब रेट लॉ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए तब रेट लॉ डिफाइन, तब ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। ओके, सर ये क्वेश्चन 15 का ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसके अच्छा ठीक। हो गया, ये क्लियर है? यस सर 8th के बाद 11th 2, 5, 6 में तो किसी को डाउट नहीं है। नहीं सर एक बार 5th बता सकते हो, वो रॉन्ग आया आंसर। 5th ठीक है। 5th प्रॉब्लम सर आप 6 भी कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है? 2A going to product A decreases from 0.5 to 0.4 in 10 minutes। तो 2A going to products ऐसा रिएक्शन है। एवरेज रेट पूछी है, कैसे लिखोगे? 1 बाय A डेल्टा A बाय डेल्टा T, करेक्ट? तो -1 बाय 2, 0.4 माइनस 0.5 बाय 10। चेक करो आ रहा है कि नहीं? किसको गलत आया था? सर मुझे वो मैंने 2 नहीं लिया था। 2 से डिवाइड नहीं किया होगा। हाँ, हाँ सर। 6th प्रॉब्लम में क्या दिया है? क्या रेट लॉ है 6th प्रॉब्लम में? सर एक सेकंड, वो माइनस हाफ कैसे हो गया? हाफ होना चाहिए ना। रिएक्टेंट है ना, तो माइनस नहीं लगाओगे? ओके
तो एक रेट है a के पावर 2 पे डिपेंडेंट, करेक्ट? तो ऐसा है रेट लॉग, क्लियर? अब अगर मान लो a की कंसंट्रेशन a नॉट है तो रेट कितना होगा, k नॉट स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं एक पार्ट में कि a की कंसंट्रेशन को 2/3 कर दिया, a चेंज टू 2/3, तो अब रेट क्या हो जाएगा, k इंटू a तुमने 2a नॉट बाय 3 कर दिया, तो रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 4/9 हो जाएगा, करेक्ट? और एक पार्ट में कह रहे हैं रेट इज सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज चेंज बाय 2/3, तो बाय सर 2 आपका आवाज कट रहा है। नहीं सर क्लियर है। तो फिर यार तुम्हें थोड़ा सा अपने साइड का नेट देखना पड़ेगा। दूसरे में पूछा है बाय 2/3, तो बाय 2/3 से चेंज किया मतलब ए की नई कंसंट्रेशन तुमने कर दी 1/3 ऑफ ए नॉट, करेक्ट? समझे? तो इस प्रॉब्लम में जस्ट तुम्हें इस वर्ड की इंपॉर्टेंस मुझे समझानी थी, बाई 2/3 और 2/2, इसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? ये प्रॉब्लम की लैंग्वेज से अब समझना है आगे, क्लियर? Yes. चलो इसके बाद क्या करना था, 11 और कौन सा करना है, 22nd लास्ट one. 18. 14th वाला 7, 14, 22। 11th प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सॉरी 0 ऑर्डर है, ए नॉट दिया है 10, के दिया है सर हाँ सर इसके बाद सेकंड कर सकते हो 11th के बाद प्लीज, 11 के बाद सेकंड कर सकते हो सेकंड भी करवाओगे? सर, ठीक है, सेकंड में हाँ ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁻², तो क्या दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻², सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स दिया है, यूनिट क्या है, मोलैरिटी, जीरो ऑर्डर, मोलैरिटी पर सेकंड है, मतलब यूनिट से क्लियर हो गया, दिस इज 0 ऑर्डर, ओके? और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का क्या एक्सप्रेशन है, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का तुमने ये फॉर्मूला निकाला था, करेक्ट? और इसको क्या माना था, ए नॉट माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विच इज एक्स विल बी इक्वल टू ए के टी, तो बस ये लगाना है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 दिया है, तो 10 मिनट्स के बाद पूछा है, तो 10 मिनट्स के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी के की वैल्यू, और टाइम को सेकेंड्स में रखो, 10 मिनट्स को 607.2, और सेकेंड में 20 मिनट्स टाइम दिया है, तो ये आ रहा है 14.4, तो ये समझ जाना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि रिएक्टेंट लिया ही 10 है, मतलब 20 मिनट से पहले ही रिएक्शन खत्म हो गया है, तो 20 मिनट्स पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10, उससे पहले ही खत्म हो चुका है, क्लियर? सर आप इसको 0 ऑर्डर वाला कैसे माना? यूनिट ऑफ के, ठीक है? सर ये 15%। हाँ कर रहे हैं, 14 देखो अभी, सर वो प्रोडक्ट एट dt टाइम नहीं समझा।
ये देखो ये थी जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन। हाँ सर। तो इसमें ए की कंसंट्रेशन टाइम टी पे क्या थी, ए नॉट माइनस ए एक्स, हाँ सर। की क्या थी। तो ये जो तुमने ए की निकाली इसको ए नॉट माइनस ए एक्स लिख सकते हैं। हाँ सर। तो उससे देखो एक्स कितना आ रहा है, के टी आ रहा है ना। हाँ सर समझा। हम्म? 14 देखते हैं, 14 क्या गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रहा है 72 मिनट्स में। देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा लो। तो फर्स्ट ऑर्डर है एल एन ए नॉट बाय 75% कंप्लीट हो गया, मतलब बचा कितना है 25%, 0.25 ए नॉट इज के इंटू टाइम। तो तुम्हें यहां से के की वैल्यू मिल गई 1/72 ln4। अब तुमसे पूछा है कितने टाइम में 50% होगा और कितने टाइम में 87.5% होगा। तो निकालो फिर से यही इक्वेशन लगाओ, ln 50% के लिए 0.5 ए नॉट, के की वैल्यू मालूम है तुम्हें ln 4/72 इंटू टी, ये ln2 हो जाएगा, ln2 और ln4 2 के फैक्टर से कैंसिल, तो ये टाइम आ गया 36 मिनट्स। और सेकेंड पार्ट पूछा 87.5, तो ln ए नॉट बाय 87.5% रिएक्ट हो गया, तो 12.5% बचा, ये ln 8 हो जाएगा विच इज 3 ln 2, ये 2 ln 2 कैंसिल करो तो टाइम कितना आ गया 72 इंटू 3/2 108 मिनट्स, करेक्ट। सर यहाँ पर 2 टाइम्स t50 इक्वल 72 मिनट्स नहीं कर सकते क्या? सुनो तो वही मैं कह रहा हूं, ये स्टैंडर्ड तरीका है, कोई भी नंबर्स होते इस तरीके से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें थोड़े से ट्रिकी नंबर्स दिए हुए हैं। ट्रिकी मतलब जिससे हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए। हमें दिया है 75% कंप्लीशन का टाइम, मतलब ए नॉट से ए नॉट बाय 2 और ए नॉट बाय 2 से ए नॉट बाय 4, ये टोटल टाइम दिया है 72 मिनट्स। हमें मालूम है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे जो टाइम t1 अगर लगा होगा तो यहाँ पे भी टाइम t1 लगेगा, हाँ सर। तो 2t1 72 है, यस सर। T1 तो t1 ऐसे ही हम बोल सकते हैं 36 होगा, और इसमें भी फिर कितना टाइम लगेगा, एक और t1, हाँ सर। तो ये टोटल टाइम देयरफॉर 108 है। क्लियर। यस सर। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में नंबर मैनिपुलेटेड थे, इसलिए ये ट्रिक लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा दिया होता 40% इतने टाइम में हो रहा है और बताओ 60% कितने टाइम में होगा, तब ये ट्रिक ना लगती, तब वो जैसे प्रीवियसली किया है वैसे ही करना पड़ता। ओके यस सर। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। क्या है बस।
15th वाला अब जैसे वैसा ही है, जिसमें ट्रिक नहीं लगती। हो गया था अब नहीं करना है 15? सर, हो गया। हो गया, चलो 18th। हाँ सर, वायर 18th। 18th में क्या दिया है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट किया है, और जैसे ही स्टार्ट किया है उसकी रेट क्या है, 2% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब इनिशियल रेट क्या है, 2% ऑफ ए नॉट, करेक्ट? यही दिया है ना Yes. हाँ प्रॉब्लम। सर। और रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का कैसे लिख सकते हो, k इंटू ए नॉट, करेक्ट? तो आई कैन से 2/100 इंटू ए नॉट इज k इंटू ए नॉट। तो सीधे सीधे हमें k की वैल्यू मिल गई 2/100 पर मिनट। ठीक है, यस अब इसको चाहो तो पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। सर इसको वो वाले इक्वेशन में डाल के नहीं कर सकते क्या, फर्स्ट ऑर्डर के? वो भी कर सकते हो। सर लाइक ln 50/49 आ रहा है k का वैल्यू, बट आंसर मैच नहीं कर रहा है। ए नॉट बाय 0.98 ए नॉट इज k इंटू 1। इससे मिनट इनवर्स में आएगा, सेकंड इनवर्स में निकालना है तो इसको 60 रख लेना। तो अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ सर। किसी भी तरीके से आ जाएगा। 22 में भी तुम एक इजी ट्रिक ले सकते हो। देखो, दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, करेक्ट? एक की हाफ लाइफ है 5 मिनट्स, एक की है 15 मिनट्स। तो एक की इनिशियल कंसंट्रेशन बी वाले की मान लेते हैं x, और ए की इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई फिर 4x। ए की इनिशियल कंसंट्रेशन 4 टाइम्स दी है। 5 मिनट्स बाद ये कितना बचेगा, 2x। फिर 5 मिनट्स के बाद x, और फिर 5 मिनट्स के बाद x/2, और इसकी हाफ लाइफ 15 है, 15 मिनट्स के बाद x/2। तो 15 मिनट्स के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे, करेक्ट? यस सर ये ट्रिकी वे है, ट्रिकी वे नहीं स्ट्राइक हो रहा है। नॉर्मल इक्वेशन लगा के करो। ए की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t पे क्या होगी, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 4x यस इंटू ई रेज टू माइनस KT, और इसका k कितना है, ln2/5 इंटू t। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं? ये ई का सर, अरे यार, ये क्वेश्चन लिखी थी ना, a नॉट बाय a इज KT। हाँ तो a नॉट बाय a हो गया e रेज टू KT, हाँ हाँ। तो a हो गया a नॉट e रेज टू माइनस KT। और b की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t पे क्या होगी, इन दोनों को बराबर करना है। उसका इनिशियल x है e रेज टू माइनस ln2/15 इंटू t, करेक्ट? x x कैंसिल कर लो, e को उधर ले जाओ, तो 4 इज इक्वल टू e रेज टू ln2 1/5 माइनस 1/15 इंटू t, करेक्ट? दोनों और लॉग ले लो, ln4 इज ln2, और ये कितना हो जाएगा 2/15 इंटू t, दिस इज 2 ln2, t आ गया 15। ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है? सर बोलो। सर जब सर ये जो हम लोग क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, उसमें से जितने भी जो हम लोगों ने एक इक्वेशन में स्मॉल a का जो वैल्यू था उसको वो 1 ले लिया। क्योंकि स्मॉल a क्या था, a का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो Yes, जब sir. तक कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तुम उसको 1 ही मानोगे। ठीक है सर।
जैसे एक प्रॉब्लम आया था ना, उसमें रिएक्शन दिया था 2A goes to B, यस सर 2A था। तब 2 लिया उसमें। हाँ चलो हो गए सारे डाउट्स खत्म। पिछले वाला पेज बता सकते हो? एक बार सेकंड करिए ना। सेकंड भी कर लो, हाँ कर लो, उसको भी क्यों छोड़ोगे। सेकंड वही वाला रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो रिएक्शन है N2O5 goes to 2NO2 plus half O2, करेक्ट। सर ये किया था ना? देखो देखो अब इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे, माइनस dN2O5 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dNO2 बाई dt, ठीक है, हाँ इज सर। इक्वल टू 1/2 dO2 बाई dt इज K into N2O5। ये लास्ट वाली टर्म हमने लिखी लॉ ऑफ एक्टिव मासेस से, ठीक है। हाँ सर। अब इस K को कहते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ओके। सर बट अगर तुम इसको ऐसे लिखो dN2O5 बाई dt इज K1 into N2O5, या मैं लिखूं dNO2 बाई dt इज K2 N2O5, या dO2 बाई dt इज K3 N2O5। तो K1, K2, K3 क्या है, दीज आर रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू N2O5, NO2 and O2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यस सर। तो अब उठा के इनको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो R को क्या लिख सकते हो, इसकी जगह मैं ये लिखूं K1 N2O5, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2K2 N2O5 is also equal to 1/2 K3 N2O5। N2O5 हर जगह से कैंसिल कर दो, तो K1 is 2K2, सॉरी यहाँ 2 यहाँ नहीं है, हाफ है। K1 is half K2 is equal to 2K3, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलो ये ले लो तुम लोग PDF, फिर सेकंड ऑर्डर स्टार्ट करें। नहीं चल रहा सर है? इसका कैसे करना है, मतलब PDF QR से लेना है? हाँ QR कोड से। इतना टाइम जूनियर बैच में तो जल्दी जल्दी कराते हो। हाँ ले लिया। एक मिनट रुकिए, ले रहा हूँ। यस सर ले लिया। सर एक मिनट सर रुको, हाँ सर ले ली। ले लिया। यस चलो 10 मिनट्स ब्रेक, फिर सेकंड ऑर्डर करेंगे, ठीक है। यस ओके सर।